नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोडायनेमिक्स अभी हमारा कंप्लीट हुआ है। थर्मोडायनेमिक्स में ही ये थर्मोकेमिस्ट्री है, एनसीईआरटी में तो दिया हुआ है, लेकिन मैं इसको अलग से एक चैप्टर मानता हूँ और अलग से पढ़ाता हूँ। अच्छा, खास बात यह है कि थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन आता है, कभी नहीं आता है, लेकिन ये एक ऐसा चैप्टर है या टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स का कह सकते हैं, जिससे 100% क्वेश्चन आना ही आना है। तो इसलिए हम इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत समझ के पढ़ेंगे और चाहेंगे कि इसके सारे क्वेश्चन हमसे हो जाए। सबसे पहले जानिए कि एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन, जैसा कि मैंने नीचे लिख रखा है कि कार्बन ऑक्सीजन बना रहा है CO2 और कुछ एनर्जी रिलीज कर रहा है 393.5 किलो जूल। ठीक है, थर्मोकेमिकल इक्वेशन के कुछ पॉइंट है। वो कह रहा है कि पहला कि अ कंप्लीट थर्मोकेमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स केमिकल चेंज एज वेल एज थर्मल चेंज ऑफ रिएक्शन। केमिकल चेंज तो बता ही रहा है कि CO2 बन रहा है, ये भी बता रहा है कि कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है या रिक्वायर्ड हो रही है। इन थर्मोकेमिकल इक्वेशन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट शुड बी इन देयर फिजिकल स्टेट। रिएक्टेंट, जैसे मैंने यहाँ सॉलिड लिखा है, यहाँ गैस लिखा है, यहाँ गैस लिखा है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपने फिजिकल स्टेट में होने चाहिए, क्योंकि फिजिकल स्टेट से हीट ऑफ सब्सटेंस अफेक्ट होती है। हीट ऑफ सब्सटेंस डिपेंड ऑन फिजिकल स्टेट। इन थर्मोकेमिकल इक्वेशन एन एलिमेंट शुड बी विद इट्स पॉसिबल एलोट्रोपिक फॉर्म। अगर हम कार्बन लिखते हैं तो हमको ये भी बताना चाहिए कि ये कार्बन ग्रेफाइट है कि डायमंड है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर C सॉलिड लिखा हो तो वो ग्रेफाइट होगा, अगर उसको डायमंड लिखना है तो वो डायमंड लिखेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर C ग्रेफाइट नहीं लिखा, मैंने केवल सॉलिड लिखकर आपको ये बताना चाहा कि ये सॉलिड लिखने का मतलब ही ग्रेफाइट ही है, यहाँ पर डायमंड नहीं है। अ थर्मोकेमिकल इक्वेशन शुड बी वेल बैलेंस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। बिल्कुल, एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन का एटम है, 2 ऑक्सीजन का एटम है, नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्म में भी क्या है हमारा वेल बैलेंस्ड। अ कंप्लीट थर्मोकेमिकल इक्वेशन इज ट्रीटेड एज एल्जेब्राइक इक्वेशन, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन आर पॉसिबल विद थर्मोकेमिकल इक्वेशन। अब तो ये तो यार जब 2 या 2 से ज़्यादा इक्वेशन लेकर बताएंगे तभी समझ में आएगा। पूरा लिखने के बाद इतनी सी जगह बची थी, इसमें लिख ही नहीं पाए। अब इसको मिटाते हैं तब आपको समझाते हैं। अब देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ हीट चेंज ऑफ द रिएक्शन। हीट चेंज को एंथैल्पी भी बोला जाता है। हीट चेंज 2 कंडीशन में हो सकता है। पहला, एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट चेंज होता है, एंथैल्पी होती है, उसको ΔS से डिनोट करते हैं। हमने थर्मोडायनेमिक्स में भी बात करी थी इसकी। उसको QP मतलब हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर भी बोला जाता है। हीट चेंज और एंथैल्पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ΔE है, इंटरनल एनर्जी है, और उसको हम हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी बोलते हैं। ΔH और ΔE पे रिलेशन भी हम लोगों ने देखा था कि ΔH = ΔE प्लस ΔNG/RT। और ΔNG क्या होता है, ये हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में जाना था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ये मोल्स नहीं होते, ये होता है सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स, और वो भी दोनों ही किस में होने चाहिए, गैसियस स्टेट में। जो गैसियस वाले होंगे बस उसी को इन्वॉल्व करेंगे इसके अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं किरचॉफ लॉ की। अब देखिए, किरचॉफ लॉ, किरचॉफ इक्वेशन, वो फिजिक्स वाला नहीं है, I1R1 = I2R2, ये अलग है। अब इसमें क्या होता है कि ΔH2 माइनस ΔH1, आप जानते हैं कि ΔH हम लेते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, इसीलिए हम CP ले लेते हैं, और जब E लेते हैं तो हम CV ले लेते हैं। ΔH2 माइनस ΔH1 = ΔCP T2 - T1। अब ऐसे ही ΔE2 माइनस ΔE1 = क्या है, ΔCV T2 - T1। ΔH2 क्या है, एंथैल्पी एट टेम्परेचर T2। ये T2 पर है, ये किस पर है, T1 पर है, लेकिन दोनों ही किस पर, एट कांस्टेंट प्रेशर।
वैसे E2 E1 क्या है, इंटरनल एनर्जी है T2 और यहाँ पर इंटरनल एनर्जी है T1 और ये दोनों किस पे है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। डेल्टा Cp क्या है भाई, Cp होगा तो प्रेशर कांस्टेंट होगा एट कांस्टेंट प्रेशर और Cv होगा तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। तो मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट्स समेशन है, मतलब सारे जो भी प्रोडक्ट हैं उनके जैसे स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट किसी का 2 है किसी का 3 है तो सबको जोड़ लो हैं। तो मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। और Cv में भी ऐसे ही मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ माइनस मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, समेशन कर देना है इसका। ठीक है, तो ये किरचॉफ लॉ है। कभी कभी इस पे क्वेश्चन दे देता है आपको, अलग अलग टेम्परेचर पे हीट दे देता है, डेल्टा Cp की वैल्यू आप ऐसे निकालेंगे, ये आपको पता चल ही गया है। ठीक है, अब बात करते हैं लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री की। देखिए लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री 2 लॉ हैं, एक है लेवोसियर लैप्लास लॉ। इनका ये मानना है कि किसी भी कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको डिकम्पोज करने पर उतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ इट्स डिकम्पोजिशन बट विद अपोजिट साइन। अपोजिट साइन का मतलब अगर एक में रिलीज हो रही है तो दूसरे में रिक्वायर्ड होगी। जैसे C+O2 CO2 बनाया, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है ये इतना है, माइनस में, माइनस के मतलब ये रिलीज हो रहा है। तो अगर इसी रिएक्शन को उल्टा लिख दिया जाए तो डेल्टा H डिकम्पोजिशन क्या हो जाएगा, प्लस 393.5, मतलब इतनी एनर्जी क्या हो रही है, रिक्वायर्ड हो रही है। दूसरे थे हेस लॉ। हेस बोलते ही मुझे एक आनंद की प्राप्ति होती है। बच्चे क्लास में जब मैं बोलता हूँ हेस लॉ तो बच्चों को मज़े लेने का टाइम मिल जाता है, क्योंकि वो ऐसे करते हैं हेस इसमें और एक सिस ट्रांस में सिस ट्रांस, और जब RS कन्फिग्रेशन पढ़ा रहे होते तो R में तो कोई समस्या नहीं है, S तो मैं उनको कभी सिस बोलने ही नहीं देता हूँ, आंसर आ जाता है। जब सिस ट्रांस मैं क्वेश्चन देता हूँ सिस ट्रांस तो क्या करता हूँ कि सिस, अगर मान लो को बोलता हूँ कि ये सिस है या ट्रांस है तो सबका आंसर आ जाता है, मैंने बोल देता हूँ, बोलना नहीं है, और फिर मैं आंसर लिख देता हूँ। जैसे सिस है मैं सिस लिख देता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ हाँ भाई कितने लोगों का सिस आया था। तो क्लास में मान लो कि जो है 300 बच्चे बैठे हैं तो उसमें से 200 ने हाथ उठा दिया कि सिस आया था, 100 ने नहीं उठाया था, बस उनको बोलने का मौका नहीं देता, वरना ये क्लास डिस्टर्ब कर देते हैं। क्योंकि मेरी क्लास में क्या है कि उनको बोलने की आज़ादी रहती नहीं है, बेचारे जो है हंस नहीं पाते, बोल नहीं पाते, हल्ला कर नहीं पाते, तो उनको क्या है कि एक मौका चाहिए। हाँ, जोक पे हंसते हैं वो, लेकिन अगर फालतू की बात पे दांत निकाल दिया उनने तो मैंने उनको बाहर निकाल दिया। तो इसलिए वो समझते हैं कि अब मौका मिला है सिस पे हंसने का, ट्रांस पे हंसने का। हेस, एक मूवी आई थी हिस, क्या नाम था उसका, कोई हीरोइन थी, जैकी चैन के साथ आई थी, नहीं याद है, चलो कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। एंथैल्पी ऑफ एनी रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम नंबर ऑफ स्टेप इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। मतलब एक रिएक्शन अगर आप करा रहे हैं तो वो चाहे सिंगल स्टेप में रिएक्शन करा दो, चाहे उसको ये 2 या 2 से ज़्यादा स्टेप में रिएक्शन करा दो, जो भी एनर्जी एंथैल्पी होगी वो उतनी ही रहेगी। मतलब जो भी एनर्जी रिलीज हो रही होगी वो उतनी ही रिलीज होगी, चाहे एक स्टेप में कराओ चाहे कई स्टेप में कराओ, और रिक्वायर्ड हो रही होगी तो उतनी ही रिक्वायर्ड होगी, चाहे एक स्टेप में कराओ चाहे कई स्टेप में कराओ। जैसे कार्बन प्लस O2 CO2 हमने, हाँ हम इसको बार बार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मुझे इसका डेटा याद है। बाकी कोई लिखता ना तो X और Y ऐसे करके लिखता, भाई सबका डेटा नहीं याद रहता भाई। तो कार्बन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है, CO2 बनाता है, तो 393.5 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है। अच्छा एक बात को समझिए, जब हम एनर्जी रिलीज होती है और रिएक्शन में लिखते हैं तो एनर्जी क्या होता है कि रिलीज होती है तो एज ए प्रोडक्ट होता है, तो प्रोडक्ट होता है तो हम रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ प्लस कर देते हैं। लेकिन जब हम रिएक्शन के बाहर लिखते हैं ऐसे,
तो थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट से जब एनर्जी रिलीज होती है तो हम उसको नेगेटिव साइन बोलते हैं। मैंने बोला नहीं था कि जब सिस्टम की एनर्जी घटेगी मतलब सिस्टम रिलीज करेगा, और रिलीज करेगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब इसी रिएक्शन को अगर 2 स्टेप में कराए, कार्बन से पहले मोनोऑक्साइड बनाए, फिर मोनोऑक्साइड से फिर डाइऑक्साइड बनाए, तो मोनोऑक्साइड क्या हो 110.5 किलो जूल एनर्जी देता है और कार्बन मोनोऑक्साइड 283.5। अब इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या आ जाएगा 293.5। मतलब 2 स्टेप में भी इतनी एनर्जी निकली, 1 स्टेप में भी इतनी एनर्जी निकली। समझ पाए। अब हम बात करेंगे हीट ऑफ रिएक्शन की। सबसे मेन टॉपिक हमारा यही है। आज इसमें 8-10 टाइप के हीट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। ढेर सारा मुझे लिखना भी है, तो अब क्या है कि मैं तो लिखकर वीडियो स्टार्ट करता हूँ, इसलिए आपका टाइम तो बच जाता है, लेकिन डेटा भी बच जाता है आपका, क्योंकि आप तो डेटा के लिए सबसे ज़्यादा हल्ला करते हैं कि डेटा डेटा डेटा, हमारा डेटा खर्च हो रहा है, हमारा डेटा खर्च हो रहा है। हाँ, तो जाहिर सी बात है कि भाई आपके पेरेंट्स आपको कोचिंग करा चुके हैं, अब इस टाइम पर आप उनसे 500-1000 रुपये मांगोगे तो प्रॉब्लम तो होगा। और मेरे ख्याल से कि सारे पेरेंट्स, भाई सबके घर के पेरेंट एक जैसे भी नहीं हैं, सबकी हालात भी एक जैसे नहीं हैं। खैर वो एक अलग इशू है, मैं बचाने की कोशिश करता हूँ हमेशा। तो अब हम बात करते हैं हीट ऑफ रिएक्शन की, टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की। किसी भी रिएक्शन में जो भी इंथैल्पी या हीट में चेंज होगा उसको बोलेंगे हम इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जैसे अमाउंट ऑफ हीट रिलीज और रिक्वायर्ड इन अ रिएक्शन इज नोन एज इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब कितने टाइप की इंथैल्पी होती है? अब जितने टाइप की बना सको भैया, बहुत होता है, हम जितना पढ़ा सके उतना पढ़ा लेंगे। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, देखिए जो फॉर्मेशन होता है वो ऐसे करके ऐसे लिखा जाता है, ऐसे करके ऐसे लिखा जाता है। मैं ऐसे लिखता हूँ, मेरा कारण क्या है, जब मैं पढ़ता था, मैं खुद मेडिकल की प्रिपरेशन करता था, तो उस टाइम पर हमारे सर ऐसे लिखते थे। अच्छा, स्कूल में तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं था, हमारे स्कूल में तो ठीक से पढ़ाया भी नहीं जाता था, तो कोर्स भी नहीं कंप्लीट होता था कभी, तो हमने सारी चीज़ें कोचिंग में ही पढ़ी। तो जब हमने इसको पढ़ा तो हमें पहली बार यही मिला, तो हमारी आदत पड़ गई। हमने अपने ग्रेजुएशन में, पीजी में भी यही लिखा, किसी ने कुछ बोला नहीं। बाद में हमने देखा कि ये चीज़ें तो ये होती है, किताबों में तो ग्रेजुएशन में, पीजी में ऐसे दिया रहता था, पर हम ये लिख देते थे तो कोई दिक्कत नहीं होता था, तो मुझे आदत पड़ गई। इसलिए मैं ऐसे लिखता हूँ, लेकिन आप ये मत समझिएगा कि ये गलत लिखा हुआ है, ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, अमाउंट ऑफ हीट चेंज इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल कंपाउंड फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। मतलब जैसे CH3COOH बनाना है, तो CH3COOH बनाने का क्या तरीका है? बस CH3COOH आप बना सकते हैं एथाइल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके भी बना सकते हैं, एसिटल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके भी बना सकते हैं, लेकिन फॉर्मेशन तब कही जाएगी जब आप एलिमेंट से बनाएंगे। और इसके अंदर एलिमेंट देखिए कौन कौन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अब आप कार्बन लीजिए, कार्बन किस फॉर्म में होता है? सॉलिड में, तो कार्बन आप सॉलिड में लीजिए। हाइड्रोजन गैस में होता है, गैस में लीजिए। ऑक्सीजन गैस में होता है, गैस में लीजिए। जितने जितने की ज़रूरत है उतना उतना लीजिए, और बनाइए कितना? 1 मोल। हमेशा क्या बनाएंगे आप? 1 मोल। जितना भी आप इंथैल्पी की डेफिनेशन देखेंगे सब 1 मोल पे देखेंगे, केवल एक को छोड़ के, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, उसको आप 1 ग्राम इक्विवेलेंट सुनेंगे, और बाकी सब 1 मोल होगा। 1 मोल बना दिया, x किलो जूल एनर्जी मान लो रिलीज हो गई, मुझे भी नहीं पता कितनी रिलीज हुई, इसलिए मैंने x किलो जूल लिख दिया। तो ऐसे लिखा जाता है कि डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CH3COOH इज -x किलो जूल। भाई रिलीज होता है तो माइनस में लिखते हैं। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज 0। किसी एलिमेंट की फॉर्मेशन आप नहीं कर सकते, वो ऊपर वाले ने करके दी है, तो एलिमेंट की फॉर्मेशन आपको नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि बहुत से मैन मेड एलिमेंट हैं जो पीरियोडिक टेबल में आए हैं, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स तो हम पुराने ज़माने से पढ़ रहे हैं, वो एलिमेंट अभी आए, तो अभी चेंज नहीं हुआ है। थर्मोकेमिस्ट्री चेंज हो जाएगा तो कुछ नया पढ़ाएंगे। अभी आप मान के चलेंगे कि एलिमेंट की फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है? 0 होती है।
कंबस्चन, जलाना है, कितने को जलाना है, 1 मोल को जलाओ। अमाउंट ऑफ हीट चेंज व्हेन 1 मोल सब्सटेंस इज कम्प्लीटली बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में जलाना जब भी होता है तो ऑक्सीजन में ही जलाना होता है, ठीक है। एक होता है रोस्टिंग और एक होता है क्या बोलते हैं कैल्सिनेशन, वो मेटलर्जी में पढ़ते हैं ना। तो जब रोस्टिंग होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और जो कैल्सिनेशन होता है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। कार्बन और ऑक्सीजन को आपने रिएक्ट कराया, मतलब कार्बन को आपने जलाया। कार्बन को जब भी जलाओगे तो क्या बनेगा, CO2, और इतनी एनर्जी रिलीज होगी, हम कई बार लिख चुके हैं। तो डेल्टा एच कंबस्शन ऑफ कार्बन इतना हो गया। लेकिन अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखें, क्योंकि थर्मोकेमिस्ट्री एक देखने का नज़रिया है, इस रिएक्शन को ध्यान से देखें तो CO2 की फॉर्मेशन भी तो हो रही है, तो अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से, ऊपर वाली डेफिनेशन के हिसाब से ये एलिमेंट है और एलिमेंट से CO2 की फॉर्मेशन हुई। तो डेल्टा एच कंबस्शन ऑफ कार्बन इज इक्वल टू डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CO2 लिख सकते हैं। मतलब अगर आपको कोई बोल दे कि डेल्टा एच कंबस्शन ऑफ कार्बन हमको दिया हुआ है, तो इसका मतलब उसने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 भी आपको दिया हुआ है। मेरी बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो अब कई डेफिनेशन है, धीरे धीरे लिख के समझाते रहेंगे। तो अगला डेफिनेशन लिखने के लिए वीडियो को पॉज कर देते हैं, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन लिखेंगे। अब देखिए आपने लिखा है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इसी में पूरा बोर्ड भर गया। 2 दिन बाद एक नया बोर्ड ला के रख देंगे, क्योंकि आज बनवा दिया है पर अभी उसमें फेविकोल वगैरह लगा हुआ है ना, तो वो अभी चिपकाने लायक, यहाँ पर बोर्ड लगाने लायक नहीं है। 2 दिन बाद लगा देंगे, इसको नया बना देंगे। लॉकडाउन में अगर बोर्ड बन जा रहा है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए क्या है कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस के साथ रिएक्ट कर जाए, जो भी हीट रिलीज होगी उसको एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोला जाएगा। और ये क्या है, फिक्स्ड है, पक्का है, इतना ही निकलेगा। अगर आपको बोले कि कोई एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना होता है 13.7, या उसको जूल में कन्वर्ट कर सकते हो, किलो जूल में, ये किलो कैलोरी में था, किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 4.2 से या 4.18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 57.3 किलो जूल आ जाएगा आपका। HCl NaOH को रिएक्ट करा के NaCl और H2O बना दिया। अच्छा, इसकी एक और डेफिनेशन बोली जा सकती है, अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व, जैसा कि यहाँ पर भी हो रहा था, when 1 mole H plus ion in dilute solution combine with 1 mole OH minus ion to form 1 mole water। देखिए यहाँ पर भी यही हुआ है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट HCl में या किसी भी एसिड में 1 ग्राम इक्विवेलेंट में 1 मोल H प्लस होगा, और 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस में 1 मोल OH माइनस होगा, और 1 मोल H प्लस 1 मोल OH माइनस के साथ रिएक्ट करके 1 मोल वाटर बनाएगा। तो मतलब इस रिएक्शन के अंदर पानी के अंदर Cl माइनस अलग है, Na प्लस अलग है, क्योंकि ये डिसोसिएटेड है, और ये भी 100% डिसोसिएटेड है। अगर कोई जोड़ रहा है वाकई में तो H प्लस और OH माइनस मिलकर वाटर बना रहा है। यही चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है। 1 मोल 13.7 प्रोसेस वही है, डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन ये 13.7, लेकिन ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि फॉर्मेशन तो वाटर की तब होती है जब H2 और O2 से बनता है, एलिमेंट से, आयन से नहीं। अच्छा, एक चीज़ लेवोसियर लैप्लास लॉस की मदद से एक और मज़ेदार चीज़ देखते हैं, इस रिएक्शन को पलट देते हैं। H2O 13.7 किलो कैलोरी, अब ये क्या बन गया, H प्लस OH माइनस। इस तरीके से पानी को आपने आयोनाइज कर दिया, और इसको, इसी रिएक्शन को बोला गया एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, मतलब इसी हीट को बोल दिया गया एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। लेकिन ये जो होगा, ये होगा पॉजिटिव 13.7 किलो कैलोरी, पॉजिटिव होगा, क्योंकि अब तो एनर्जी लग रही है, समझ रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। जैसे हमने आयोनाइजेशन की बात कर ली, तो एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन समझा भी थे कि होता क्या है बाकी के लिए।
देखिए यहाँ पर एक बात कही गई है, इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। अभी हमने थोड़ी देर पहले बोले क्या है, जब वेन एवर अ वीक एसिड और वीक बेस रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, भाई ब्रैकेट वाला ब्रैकेट वाले के साथ रिएक्ट करेगा, बिना ब्रैकेट वाला बिना ब्रैकेट वाले के साथ, ये नहीं कि उल्टा कर दो। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा तो वीक बेस के साथ, ठीक है। देन मतलब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस जब आपस में रिएक्ट करते, देन हीट रिलीज इज लेस देन 57.3, पर जितना रिलीज होना चाहिए एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होती, क्योंकि एसिड या बेस दोनों में से कोई एक वीक है। 57.3 किलोजूल ग्राम इक्विवेलेंट, क्योंकि हमने बोला था कि न्यूट्रलाइजेशन ग्राम इक्विवेलेंट में बोला जाता है, because of the fact that these weak acid or weak base are not completely dissociated in the solution। अब जैसे आपने CH3COOH ले लिया, HCl ले लिया, तो HCl पानी में डाला पूरा डिसोसिएट होगा, CH3COOH पानी में डाला पूरा डिसोसिएट नहीं हुआ, HCN पानी में डाला, HCN पानी में डाला तो पूरा डिसोसिएट नहीं हुआ, तो पूरा डिसोसिएट नहीं हुआ, तो जैसे जितना इसका मन था उतना डिसोसिएट हो गया, अपने मन से थोड़ा बहुत डिसोसिएट हो गया, जितना थोड़ा बहुत डिसोसिएट हुआ उससे NaOH रिएक्ट कर गया और NaCN बना दिया, H2O बना दिया, ठीक है। अब जो बाकी नहीं डिसोसिएट हुआ उसको डिसोसिएट करने के लिए, तोड़ने के लिए एनर्जी खर्च होने लगी, तो जो एनर्जी निकलनी चाहिए थी 57.3, वो 57.3 एनर्जी निकलती, लेकिन इसी एनर्जी में से जैसे जितनी आमदनी होनी चाहिए थी उसी आमदनी में से कुछ खर्चा हो गया। जैसे मान लीजिए कि आपको बोला जाए कि भैया जाओ वहाँ से जो है 500 रुपये लेकर आओ, वो उधार लेकर गए थे, अब उनका घर 5 किलोमीटर दूर है, आप गए और वापस आए तो बोले कि रिक्शे का किराया लग गया 50 रुपया, तो आपने जो है अपने पापा को मम्मी को 450 रुपये दिए, उन्होंने बोला कि हमने तो उनको 500 दिए थे, उन्होंने 450 क्यों दिए, तो बोले कि नहीं उनने दिया तो 500 ही था, लेकिन मेरा रास्ते में 50 रुपये का तो किराया लग गया। एग्जैक्टली यही बात है कि ये रिलीज तो 57.3 करता, लेकिन कंप्लीटली डिसोसिएट करने के लिए वीक एसिड को कुछ एनर्जी खर्च हो गई। जो एनर्जी कंप्लीटली डिसोसिएट करने के लिए खर्च हुई है उसी को एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन बोला जा रहा है। तो वो निकलेगा कैसे? वीक एसिड की न्यूट्रलाइजेशन से जो एनर्जी निकल रही है वो देख लो, और स्ट्रॉन्ग एसिड की न्यूट्रलाइजेशन से जितनी एनर्जी निकलनी चाहिए वो देख लो, और फिर स्ट्रॉन्ग एसिड वाले एनर्जी में से वीक एसिड वाली एनर्जी को घटा दो, तो आपको पता चल जाएगा कि इतनी एनर्जी कम निकली है, इसका मतलब इतनी एनर्जी खर्च हो गई है इसको डिसोसिएट करने में, कंप्लीटली डिसोसिएट करने में, और उसी को बोला जाता है एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। ठीक है, अब बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ प्रेसिपिटेशन की, लेकिन ये वीडियो बहुत बड़ा होता जा रहा है और बहुत ढेर सारी डेफिनेशन है, तो बाकी की सारी डेफिनेशन अगले वीडियो में कर देते हैं, फिर उसके अगले वीडियो में क्वेश्चन सॉल्विंग ट्रिक बताते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। ठीक है, नमस्कार। एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन के बाद अब हम बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन के बाद करते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन की। अब देखिए, अमाउंट ऑफ हीट चेंज हम इसलिए बोल रहे हैं कि रिलीज होगा कि रिक्वायर्ड होगा, कुछ आइडिया नहीं होता, इसलिए हम हमेशा हीट चेंज बोल देते हैं। डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। अमाउंट ऑफ हीट चेंज ड्यूरिंग हाइड्रेशन ऑफ 1 मोल एनहाइड्रस कंपाउंड इज नोन एज हाइड्रेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी मैंने नहीं लिखा है, हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, CuSO4 को 5 वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्ट कराया जाए तो CuSO4.5H2O बनेगा, ये हाइड्रेशन हुआ। और अगर इसी को आप देखिए एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन देखें तो अमाउंट ऑफ हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन एक्सेस ऑफ वाटर। ये देखिए लिमिटेड वाटर का मॉलिक्यूल था, ये एक्सेस वाटर का मॉलिक्यूल, यहाँ .5H2O लिखा है, लेकिन यहाँ एक्वस लिख दिया गया, यहाँ एक्वस लिख दिया गया, इसका मतलब है कि एक्सेस पानी था, डिजॉल्व हो गया, एक्वस लिख दिया गया इसलिए। तो यहाँ हाइड्रेशन ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, यहाँ अगर आपसे कोई पूछे कि वो पानी कितना है तो बोलिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर
रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर टू हाइड्रेट द एनहाइड्रस कंपाउंड। तो एनहाइड्रस कंपाउंड हमारा है, उसको हाइड्रेट कर दिया गया हम लोगों ने। वैसे इसको भी बता दिया मैंने, हाँ ये बच गया। अब एंथैल्पी ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या है? अमाउंट ऑफ हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। 1 मोल प्रेसिपिटेट बनेगा, जितनी भी एंथैल्पी का चेंज हो, हीट का चेंज होगा, उसको क्या बोला जाएगा? एंथैल्पी ऑफ प्रेसिपिटेशन। अब जैसे BaCl2 Na2SO4 है, BaSO4 एक प्रेसिपिटेट होता है जो डिजॉल्व नहीं होता या स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, प्रेसिपिटेट है, NaCl बनता है। देखिए कहीं कहीं मेरे पास डेटा है और कहीं कहीं डेटा नहीं है। जैसे मैंने यहाँ x लिख दिया, तो यहाँ पर 24.27 किलो जूल एनर्जी निकलती, तो मैंने 24.27 किलो जूल एनर्जी माइनस में कर दी। जैसे यहाँ पर भी मेरे पास डेटा था, तो वह 4.4 किलो कैलोरी एनर्जी थी, इसलिए डेल्टा एच सोल्यूशन मैंने लिख दिया -4.4 किलो कैलोरी सोल्यूशन। ठीक है, अब बात करते हैं बॉन्ड एंथैल्पी की। अब देखिए बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी भी बोल सकते हैं इसको। इट इज द एवरेज हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द 1 मोल सेट बॉन्ड इज इनटू गैसियस एटम और फ्री रेडिकल। जिस बॉन्ड को बोला गया है उस टाइप के, मतलब उस टाइप के जितने भी बॉन्ड है उसमें से 1 मोल बॉन्ड आपको तोड़ना है। जैसे Cl2 है, तो Cl के बीच में 1 बॉन्ड है, तो आप Cl2 को कितना ले लीजिए? 1 मोल ले लीजिए, तो 1 मोल बॉन्ड में मिल जाएगा। इतनी एनर्जी लगती है, एक्सपेरिमेंटल डेटा है, इतनी एनर्जी लगती है। तोड़ना किस में? गैसियस एटम में या फ्री रेडिकल में। भाई आप भी जानते हैं कि फ्री रेडिकल ऑर्गेनिक में क्या होता है कि फ्री रेडिकल में तोड़ते हैं। तो 2 Cl गैसियस एटम आपने बनाया बॉन्ड तोड़ के, बॉन्ड कंप्लीटली तोड़ दिया। जितनी भी एनर्जी लगी ना भाई, ये तो एंडोथर्मिक हो गया, लगी, उसको क्या बोलेंगे? बॉन्ड एनर्जी या एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन या बॉन्ड एंथैल्पी। एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब होता है एक एलोट्रॉप से दूसरे एलोट्रॉप में चेंज करना। हाँ, अगर आप फिजिकल ट्रांजिशन करते हैं तो उसमें आप एक फिजिकल स्टेट से दूसरे फिजिकल स्टेट में चले जाते हैं, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या सॉलिड से गैस, इसमें चले जाते हैं। तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ एन एलोट्रॉपिक फॉर्म चेंजेस टू अनदर एलोट्रॉपिक फॉर्म। जैसे ग्रेफाइट से डायमंड बनाना है तो 1.9 किलो जूल एनर्जी लगेगी, 1 मोल ग्रेफाइट ले लेंगे तो इसका मतलब यह है कि 12 ग्राम ग्रेफाइट में बहुत ज़रा सी एनर्जी अगर आप देते हैं तो 12 ग्राम का डायमंड बन जाएगा। तो भैया आपकी वेडिंग रिंग बनाने के लिए आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, बहुत ज़रा सी एनर्जी है और ग्रेफाइट से डायमंड आप बना लेंगे। ग्रेफाइट से डायमंड बना लेंगे, फिर घिस के आप अंगूठी पहन लीजिएगा। देखने में आसान लग रहा है। ग्रेफाइट आप जानते हैं कि एक लुब्रिकेंट की तरह इस्तेमाल होता है और डायमंड दुनिया का सबसे हार्ड सब्सटेंस। इसका मतलब है कि इसको इस फॉर्म में लाने के लिए बहुत हाई प्रेशर की ज़रूरत है और उतना प्रेशर जनरेट करना। आर्टिफिशियल डायमंड बनाने वाले लोग ऐसे ही बनाते हैं, अपने यहाँ पर हाई प्रेशर जनरेट करके मशीनें रखते। लेकिन ये हाई प्रेशर आपको कहाँ मिलता है? ज़मीन के अंदर। ज़मीन के अंदर भाई, सी लेवल से जितना ऊपर जाएंगे प्रेशर घटता जाएगा, जितना नीचे जाएंगे प्रेशर क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो नीचे जाते हैं तो हाई प्रेशर आपको मिलता है। वहाँ पर जो कोयला है, ग्रेफाइट है, वो उस प्रेशर की वजह से डायमंड में चेंज होता है। इसलिए बोला जाता है हीरे की खान है वहाँ पर। तो खान कहाँ से आ गया? ऐसे नहीं जरा सा खोदा खान मिल गया, बहुत अंदर तक जाना पड़ता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आप ये वाला ख्याल निकाल दीजिए अपने मन से कि डायमंड बना लेंगे। फिलहाल खाली पढ़ लीजिए कि 1.9 किलो जूल एनर्जी की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब फेज ट्रांजिशन की बात करते हैं। 3 टाइप के फेज ट्रांजिशन है, तीनों को एक साथ लिख देते हैं। अब देखिए एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन में हम लोगों ने 3 तरह के फेज ट्रांजिशन ले लिए हैं। पहला फ्यूजन है, सॉलिड से लिक्विड बनाना है। दूसरा वेपराइजेशन है, लिक्विड से गैस बनाना है।
और तीसरा सब्लिमेशन है, सॉलिड से गैस बनाना है। तीनों में क्या करना है आपको, हीट रिक्वायर्ड व्हेन 1 मोल सॉलिड, जैसे यहाँ पर 1, सब में एक सेम डेफिनेशन है, बस आपको क्या रखना है कि जैसे सॉलिड से लिक्विड तो 1 मोल सॉलिड कंप्लीटली इनटू 1 मोल लिक्विड, अब जैसे लिक्विड से गैस तो 1 मोल लिक्विड कंप्लीटली इनटू वेपर, और सब्लिमेशन में 1 मोल सॉलिड कंप्लीटली इनटू वेपर। बस आपको ध्यान रखना है क्या, ये फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बिलो मेल्टिंग पॉइंट, इतनी चीज़ याद रखनी है। डेटा की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बस डेटा मुझे पता था तो मैंने लिख दिया। तो ये सॉलिड लिक्विड और मतलब सॉलिड को, लिक्विड को और सॉलिड को अपने दूसरे फिजिकल स्टेट में चेंज करना है। जो भी हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसको बोला जाएगा एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन, और कौन सा फेज ट्रांजिशन है वो देखना होगा। फ्यूजन में सॉलिड से लिक्विड बनाएंगे, वेपराइजेशन में लिक्विड से वेपर बनाएंगे, और सब्लिमेशन में सॉलिड से वेपर बनाएंगे। ठीक है, अब हमारा एक और टर्म बचता है इसके अंदर, नाम है उसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब देखिए लास्ट जो हमारा टर्म है, वैसे तो बहुत एंथैल्पी के टर्म होते हैं लेकिन हम लोगों ने उतने ही पढ़े हैं जितने हमारे काम के हैं। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, इट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड व्हेन 1 मोल गैसियस एटम फॉर्म्ड। आपको 1 मोल गैसियस एटम बनाना है, चाहे जिस चीज़ से बना लो, 1 मोल गैसियस एटम बनाना है फ्रॉम अ कंपाउंड, मॉलिक्यूल और एलिमेंट। कंपाउंड हो, मॉलिक्यूल हो, चाहे एलिमेंट हो। जैसे आपके पास Cl2 गैस था, तो आपको 1 मोल Cl बनाना है तो हाफ मोल Cl2 लेना होगा। मतलब डेल्टा H एटम क्या हो गया, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बॉन्ड एंथैल्पी इसकी बताई थी, तो उसमें मैंने Cl2 लिया था तो 2 Cl बनाया था, तो इसका डबल बॉन्ड एंथैल्पी था, याद आ रहा होगा। तो इसका मतलब है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, अगर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो उसमें एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो बॉन्ड एंथैल्पी आ जाएगा। यहाँ कुछ नोट करके पॉइंट लिखा गया है उसके बारे में। जैसे मोनो एटॉमिक सॉलिड है आपके पास, तो सब्लिमेशन में आप क्या करते हैं, सॉलिड से वेपर बनाते हैं, और एटमाइजेशन में क्या करते हैं, आपको लास्ट में आपको गैस चाहिए, और यहाँ भी सॉलिड में से गैस बनाते हैं और आपको लास्ट में गैस चाहिए। आपको इससे मतलब नहीं है कि रिएक्टेंट क्या था, आपको इससे मतलब है कि आपको 1 मोल गैस चाहिए। तो अगर मोनो एटॉमिक सॉलिड है, आपने जैसे 1 मोल कार्बन ले लिया और 1 मोल उसको कार्बन वेपर बना दिया, तो 1 मोल कार्बन वेपर बन गया, मतलब क्या हुआ, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हो गया। फॉर डाईएटॉमिक गैस, अब जैसे डाईएटॉमिक गैस है यही था, अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वाली रिएक्शन बॉन्ड एंथैल्पी हो जाती। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना मतलब डेल्टा H एटम में 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो बॉन्ड एंथैल्पी 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हो जाएगा अगर डाई एटॉमिक गैस होगी तो एग्जांपल जैसे Cl2। अगर मोनो एटॉमिक लिक्विड है तो लिक्विड को भी क्या करना है, आपको गैस बनाना है, और आपको एटम में भी क्या करना है, फाइनली गैस बनाना है। कितना, 1 मोल। तो ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे मरकरी लिक्विड है, तो लिक्विड मरकरी को अगर आप वेपर बनाते हैं तो उसमें जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी है और एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी है। ठीक है, अब बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन की, कि अभी तो हमने जाना कि कितने टाइप की हीट ऑफ रिएक्शन होती है, नाम क्या होता है उनका। अब हम कैलकुलेट कैसे करें, कोई क्वेश्चन हमको दिया हो, रिएक्शन दिया हो, तो उसमें हम हीट कैलकुलेट कैसे करेंगे इसके बारे में जाना जाए। ठीक है, देखिए अब मेन टॉपिक हमारा आ गया, डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, कैसे डिटरमाइन करेंगे। सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है कि इन द फर्स्ट स्टेप वी शुड राइट द बैलेंस रिएक्शन दैट आस्क इन आवर प्रॉब्लम। जरा इस प्रॉब्लम को पढ़ लीजिए। इफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H4, CO2 एंड CO2 आर गिवन, ये सब दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड आउट एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ C2H4। देखिए ये पूछा है आपसे ये, और यही पहली लाइन का मतलब है।
मतलब हमको यहाँ पर क्या करना चाहिए, हाँ, हमको यहाँ पर क्या करना चाहिए कि इसमें कंबस्शन पूछा है, तो इस क्वेश्चन में जो हमको पूछा गया है उसकी रिएक्शन लिखनी चाहिए हमको। C2H4 गैस प्लस O2 गैस, क्योंकि किसी को भी जलाते हैं तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में 2CO2 प्लस 2H2O गैस। क्या बोला गया, बैलेंस रिएक्शन, हमको बैलेंस रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। अब ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 4 एटम है, यहाँ पर 6 एटम है, तो मतलब ये 3 हो गया। ये हमने बैलेंस थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिख दी। फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इंफॉर्मेशन में बी गिवन इन द फॉलोइंग 3 फॉर्म। देखिए इंफॉर्मेशन 3 तरीके से दिया जा सकता है आपको। पहला तरीका है कि वो आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की दे दे, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया गया है। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ये सबके आपको दिए गए हैं। दूसरा तरीका है कि आपको वो थर्मोकेमिकल इक्वेशन दे, 3-4 थर्मोकेमिकल इक्वेशन दे और कोई नया थर्मोकेमिकल इक्वेशन आपसे पूछे। और तीसरा तरीका है कि वो आपको बॉन्ड एंथैल्पी दे, बॉन्ड एनर्जी दे, और बॉन्ड एनर्जी से आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन सॉल्व करना हो। तो अभी तो हम पहले तरीके की बात कर रहे हैं, दूसरे तीसरे तरीके पर जब आप आएंगे तो बात करेंगे डिटेल पे। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर गिवन। अगर पहला तरीका यही है तो क्या करा जाए, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन हमारी ये है, ये रिएक्शन है, आस्क रिएक्शन है, ये जो पूछा गया है उसको हमने लिख दिया। अब समेशन ऑफ डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखिए प्रोडक्ट कौन है, 2 CO2 है, 2 H2O है, ध्यान से समझिएगा। तो डेल्टा एच रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा एच कंबस्शन ऑफ C2H4, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ये रिएक्शन किस चीज़ की है, कंबस्शन ऑफ C2H4 की। तो हमारे लिए दोनों बातें सेम है। अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट CO2 और H2O की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, अब हम ध्यान से देखें तो H2O का, CO2 और H2O का, तो CO2 का ये है और H2O का ये है। तो हमने लिखा यहाँ पर माइनस 390 है, 390 इंटू 2, क्योंकि ये 2 है, प्लस -300 इंटू 2, क्योंकि ये भी 2 है। ठीक है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट में कौन कौन है, C2H4 है और O2 है। मैंने आपको बोला था कि एलिमेंट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होती है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एलिमेंट की नहीं होती, एलिमेंट की 0 होती है। और O2 क्या है, एक एलिमेंट है, तो O2 का नहीं होगा। तो मतलब कुल मिला जुला के यही बचा C2H4 का कितना दिया, 52 इंटू कितना, 1, यहाँ पर कुछ है तो 1, तो 52 कर दिया हमने। अब हमने इसको कैलकुलेट, अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये कितना आएगा, ये आ गया -600 और ये आ गया कितना 400, 800, मतलब ये हो गया 780 -600 प्लस 52, और इसको करके सॉल्व कर लेंगे भाई, है ना। चलो अब आते दूसरे वाले मेथड पर आते हैं कि दूसरी कौन सा तरीका है जिसके हिसाब से वो आपको दे सकता है एंथैल्पी। अब देखिए दूसरा तरीका है इन द फॉर्म ऑफ थर्मोकेमिकल इक्वेशन। थर्मोकेमिकल इक्वेशन आपको दे दिया जाएगा और कोई और थर्मोकेमिकल इक्वेशन आपसे पूछ लिया जाएगा। जैसे बोला गया कि फाइंड डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ C2H6 फ्रॉम गिवन डेटा, ये डेटा दिया हुआ है।
लेकिन हमारा तरीका क्या है, सबसे पहले हमको वो थर्मोकेमिकल रिएक्शन लिखनी है जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हमको पूछा गया C2H6 की फॉर्मेशन, तो हमने क्या करा कि C सॉलिड प्लस 3H2 गैस C2H6 कर दिया। अब हमको ये निकालना है, ये अपना जो है y किलो जूल है, हमको वो यही y किलो जूल पता करना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए इन तीनों रिएक्शन को कि इन तीनों रिएक्शन से ये वाली रिएक्शन हमारी आए कैसे। तो क्या करना है कि पहले देखना है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को ध्यान से कि हमारे पास कौन कौन रिएक्टेंट कौन कौन प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट हमारा कार्बन है, देखिए इसमें कार्बन कहाँ पर है, यहाँ पर है। कितना कार्बन है, एक कार्बन है। ये किस साइड है, रिएक्टेंट साइड। ये किस साइड है, रिएक्टेंट साइड। इधर एक कार्बन है, इधर दो कार्बन है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब इधर कितना H2 है, 3। इधर को क्या है, ये रिएक्टेंट है, ऐसे लेते हैं। इधर ये रिएक्टेंट है, इधर ये भी रिएक्टेंट है। इधर 3H2 है, इधर 1H2 है, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखते हैं C2H6। C2H6 कौन है, प्रोडक्ट है। हमको यहाँ पे C2H6 मिल रहा है यहाँ, लेकिन ये कौन है, रिएक्टेंट है। कितना C2H6 है, 1 है। कितना C2H6 है, 1 है। ये क्या है, प्रोडक्ट है। ये क्या है, रिएक्टेंट है। हमको इस रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स। अब हम क्या करें, अब हमारा जो पहला रिएक्शन बना, ऊपर वाले को हमने नंबर बदल दिया। ये 3H2 प्लस 3/2O2 3H2 गैस 3x1 बना। दूसरा वाला हमारा क्या बना, 2C सॉलिड प्लस 2O2 गिव्स 2CO2 प्लस 2x2 बन गया। और तीसरा वाला C वाले को हमने क्या किया, रिवर्स कर दिया। तो हमारा ये क्या हो गया, 2CO2 प्लस 3H2O गिव्स C2H6 C2H6 प्लस 7/2O2। अच्छा, आप चाहें तो एनर्जी को, सब एनर्जी को राइट साइड में ही लिख सकते हैं। जैसे ये आपने लेफ्ट साइड में लिख दिया, तो इसको आप हटाकर यहाँ पर -x3 लिख लीजिए। यहाँ पे प्लस था तो वहाँ पे क्या हो गया, माइनस। अब ऐसे ले आइए। अब देखिए आपका क्या क्या कैंसिल हो जाता है। जैसे 2CO2 से 2CO2, 3H2O से 3H2O कैंसिल हो गया। अब देखिए ये कितना O2 है, 2 और ये 3/2, ये कितना हो गया, 7/2। तो मतलब ये दोनों से ये कैंसिल हो गया। अब हमारा रिएक्शन क्या आया, 2C सॉलिड प्लस 3H2 गैस C2H6 गैस प्लस क्या है, 3x1 प्लस 2x2 माइनस x3। ठीक है। अब ध्यान से एक बात और देखिए, अभी एक बात और ध्यान से देखिए, समझिए। जैसे ये कौन है, तो ये डेल्टा H फॉर्मेशन क्या होगा, -y होगा। जैसे रिएक्शन में प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा, -y। तो ये जो रिएक्शन में प्लस है, तो अब हमको डेल्टा H फॉर्मेशन जब लिखना होगा तो अब माइनस कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, -3x1 -2x2 प्लस x3। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप। तो ये जो तरीका है, इसको आपको क्या करना है कि पहले अपनी जो आपको पूछा गया वो लिख लेना है, फिर आपको जो डेटा दिया हुआ है उससे पता करना है कि हम आखिर इसको इससे निकालें कैसे। और अगर आप ये चीज़ जान गए,
मल्टीप्लाई करना, रिवर्स करना, तो वो बस आपका खेल जो है यहाँ पर क्वेश्चन का खेल खत्म हो गया, आपका खेल नहीं, क्वेश्चन का खेल क्या हो गया, खत्म हो गया। अब जो तीसरा तरीका है हमारा वो क्या है, बॉन्ड एनर्जी वाला, उसको भी बताते हैं आपको। अब देखिए तीसरा तरीका है इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। देखिए हम लोगों को जब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मिलता था तो हम समेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ रिएक्टेंट करते थे। एक खास बात ध्यान रखिएगा कि बॉन्ड एनर्जी अगर गिवन होगा तो आप रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा, बॉन्ड एनर्जी में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे। तो आपको पहले तो ये क्वेश्चन दे दिया गया कि एन ट्रिपल बॉन्ड एन, एच सिंगल बॉन्ड एन एंड एन सिंगल बॉन्ड एच, ये भैया एच है। आप बोलेंगे कि सर लिखते भी ठीक से नहीं है। एन ट्रिपल बॉन्ड एन, एच सिंगल बॉन्ड एच एंड एन सिंगल बॉन्ड एच आर Q1 Q2 एंड Q3 किलो जूल है। कोई डेटा नहीं था मेरे पास, मैंने ऐसे ले लिया। फाइंड आउट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अब आपको पूछा क्या है, पहला पॉइंट क्या था कि वो रिएक्शन लिखो जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हमारा रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया गैस हमने बना दिया, किससे बनाया भैया, N2 से और H2 गैस से बना दिया। एक फॉर्मेशन हमेशा एक मोल होता है, तो एक नाइट्रोजन चाहिए तो हमको इधर क्या करना पड़ेगा, हाफ, और 3 हाइड्रोजन चाहिए तो इधर क्या करना पड़ेगा, 3/2। ठीक है। अब आप जानते हैं कि एक N2 का बॉन्ड तोड़ने में Q1 एनर्जी लग रहा है, आधे N2 का बॉन्ड तोड़ने में Q1/2 लगेगा, एक H2 का बॉन्ड तोड़ने में Q2 एनर्जी लग रहा है, तो 3/2 का तोड़ने में 3Q2/2 लगेगा। और यहाँ पर एक नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ने में Q3 लग रहा है। इसमें तो 3 नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, अमोनिया में 3 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो 3Q3 हो गया। अब हमारा डेल्टा H फॉर्मेशन या डेल्टा H रिएक्शन क्या है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट की बॉन्ड रिएक्टेंट ये है, कितना है, Q1/2 प्लस 3Q2/2। एंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कौन है, ये है, माइनस क्या हो जाएगा, 3Q3। ये हमारा आंसर है, यही हमारे क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो मैंने आपको तीनों तरीके बताए कि एंथैल्पी कैसे निकाली जाती है। मैं बहुत ढेर सारे क्वेश्चन नहीं करा सकता आपको, क्योंकि मेरा वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। आपको क्वेश्चन तो खुद देख के करना होगा। ये है कि आप लोगों को डीपीपी मिल ही रही है, आप लोगों को स्टडी मटेरियल मिल रहा है, मान लीजिए नहीं मिल रहा है और आपको कोई चैप्टर का क्वेश्चन लगाने में प्रॉब्लम होती है, ऐसा हो रहा, मान लीजिए कि जैसे बहुत से बच्चे के साथ डीपीपी डाउनलोड नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐप पे नहीं चल रहा, ये वो, मैं मैसेज भी देख रहा था ऐप पे। तो आपको क्या करना है कि आपके पास कोई तो बुक होगी। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई बुक ही नहीं होगी तुम्हारे पास, कोई बुक होगी, अरे उसको सॉल्व करो ना। किसी भी एग्ज़ाम तुम्हारा है, निकालना तुमको है, स्वार्थी बनो ना। तो इसके लिए आपके पास किताबें पड़ी होंगी, उस किताब को सॉल्व करिए, ठीक है। और जैसे आपको लॉकडाउन है इस समय, तो आप किसी के घर जाकर या किसी कोचिंग में जाकर आप किसी से पूछ नहीं सकते, तो क्या कर सकते हैं आप क्या करिए कि कोई ऐसी बुक उठाइए जिसमें आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया हो। तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको क्या है कि सॉल्यूशन देखकर समझ में आ जाएगा, टाइम भी बचेगा आपका, अब बड़े आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगला चैप्टर हमारा सॉलिड स्टेट है, कल मैं उसी का वीडियो बनाऊंगा, सॉलिड स्टेट का। नमस्कार।